नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम मार्शल लॉ का पोस्टमार्टम करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि मार्शल लॉ क्या है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और मार्शल लॉ के लगने के मौलिक अधिकारों समेत अन्य अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसके एक अपवाद अनुच्छेद 34 में बताया गया है, जिसको मार्शल लॉ का मार्शल लॉ का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है, सामान्य सा मतलब होता है सैन्य शासन। यानी कि जब सामान्य प्रशासन को सैन्य नियमों के आधार पर सेना द्वारा संचालित किया जाता है तो वह मार्शल लॉ कहलाता है। मार्शल लॉ किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां की स्थिति असामान्य हो और सामान्य प्रशासन के बस की बात वहां के प्रशासन को संभालना ना हो, वहां लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया हो, पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो या पुलिस से उस वहां की स्थिति को, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला नहीं जा रहा हो, तो उस परिस्थिति में मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में दंगा, युद्ध जैसी स्थिति, डिसइंटीग्रेशन का खतरा, भय व्याप्ति, आतंकवाद, युद्ध आदि की स्थितियां जब उत्पन्न होती है तो उस क्षेत्र के में मार्शल लॉ को इम्पोज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां किया ही जाता है। एक देश से दूसरे देश में मार्शल लॉ इम्पोजिशन का जो सिचुएशन है वो वैरी कर सकता है। जैसे भारत में बाह्य आक्रमण के समय नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 भारतीय संविधान का, उसका प्रयोग किया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है कई बार। तो मार्शल लॉ का सीधा सीधा मतलब है कि सेना का शासन जब सामान्य प्रशासन सैन्य अधिकरणों द्वारा सैन्य नियमों के अधीन संचालित किया जाता है तो वो मार्शल लॉ कहलाता है। मार्शल लॉ में सैन्य पदाधिकारियों को असाधारण अधिकार मिल जाता है। सभी प्रकार के सिविल राइट्स निरस्त कर दिए जाते हैं, नागरिकों के अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि मैंने कहा लगाया जा सकता है, लगा दिया जाता है ऐसा आवश्यक नहीं है। वो जो पदाधिकारी होंगे वो तय करेंगे कि लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये मार्शल लॉ के कुछ सामान्य लक्षण हैं। हालांकि भारतीय संविधान में यदि आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का जिक्र जरूर है, लेकिन मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ के बारे में विस्तृत व्याख्या पूरे संविधान में कहीं नहीं है। जबकि नेशनल इमरजेंसी या आर्टिकल 352 के बारे में एक पूरा ब्यौरा भरा पड़ा है कि आर्टिकल 352 या नेशनल इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, विभिन्न सरकारों के क्या अधिकार होंगे, इस दौरान शासन प्रशासन कैसे संचालित होगा, इस बारे में पूरा जिक्र किया गया है। हालांकि मार्शल लॉ का एक अनिवार्य मार्शल लॉ आया है ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश परिपाटी में यह मार्शल लॉ की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह मत है कि यह प्रतिक्रिया इस मार्शल लॉ में प्रतिक्रियावादी नियमों के तहत हैवियस कॉर्पस रिट जो है या बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। जबकि आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि जो सैन्य शासन या मार्शल लॉ में संसद के द्वारा क्षतिपूर्ति अधिनियम जो बनाया गया है उसको लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति का कोर्ट में जाने का अधिकार निरस्त कर दिया जाता है। वो कोर्ट नहीं जा सकता अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। जैसे सामान्य परिस्थिति में होता है कि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो गया तो वो कोर्ट जा सकता है और रिट जारी कर सकता है
लेकिन इस परिस्थिति में सैनिक शासन में इस बात के लिए रोका गया है। लेकिन यह भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि सैन्य शासन या मार्शल लॉ एक संक्रमणकालीन अस्थायी व्यवस्था है, या स्थायी व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्थिति सामान्य होते ही पुनः लोकतंत्र की बहाली या अन्य जो सामान्य प्रशासन है उसकी बहाली कर दी जाती है। यह असामान्य स्थिति को सामान्य लाने के लिए किया गया एक असामान्य तरीका है। तो मार्शल लॉ क्या होता है और इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ कैसे होता है, इस बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच कई बार तुलना किया जाता है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और मार्शल लॉ का जिक्र है आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। इसमें अंतर क्या है? तो मार्शल लॉ में सामान्य प्रशासन बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में सामान्य प्रशासन बर्खास्त नहीं होता है। दूसरा आधार है नेशनल इमरजेंसी केवल 3 स्थितियों में: बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। हालांकि पहले आंतरिक अशांति के आधार पर था, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया था। 44वां संशोधन किया गया तो उसको नेशनल इमरजेंसी आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह उस शब्द को शामिल किया गया। इसलिए अब आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं हो सकती है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का संबंध बदल जाता है। राजस्व वितरण का जो सामान्य व्याख्या है उसको बदला जा सकता है, जबकि मार्शल लॉ के दरमियान ऐसा नहीं होता है। राज्य सरकारें भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है उन क्षेत्रों को छोड़कर जिस क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा होता है। तीसरा अंतर है न्यायालय में जाने का अधिकार। नेशनल इमरजेंसी के में न्यायालय में जाने का अधिकार निरस्त नहीं किया जा सकता, जबकि मार्शल लॉ में ऐसा होता है। तो आशा करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ, इस दोनों ही के बीच का संबंध या दोनों ही के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा।